आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैडम, थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा फंस गया था ऑफिस के काम से। इट्स ओके। आपकी वाइफ घर पर है या कहीं और? क्यों? एक्चुअली बच्चों से भी पूछा पर वो थोड़े कंफ्यूज लगे। उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। असल में वो मायके गई है, कुछ दिनों में आ जाएगी वापस। ओह, क्योंकि मुझे लगा कि अच्छा मेरी मिसेस आएगी तो आपको फोन करने के लिए बोलता हूँ। चलो बच्चों, लेट हो रहा है ना, पार्क जाना है ना। बाय करो ना टीचर को। बाय टीचर। बाय। होमवर्क दिया ना, होमवर्क करेंगे फिर हम खेलेंगे। मिस्टर उमेश, यस। एक मिनट, आपकी वाइफ का फोन नहीं आया? एक्सक्यूज मी, बेटा रुकना है यहाँ पे, मैं आता हूँ। आपने कहा था आपकी वाइफ फोन करेंगी। असल में वो मायके गई है, कुछ दिनों में आ जाएगी वापस। अच्छा मेरी मिसेस आएगी तो आपको फोन करने के लिए बोलता हूँ। उनका नंबर भी एक्टिव नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सच बताऊं, मेरे सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इनकी आई भाग गई है किसी के साथ, वो चक्कर चल रहा था तो भाग गई। अब आप ही बताएं मैं क्या बताऊं इन दोनों को। इनको बोला इनकी आई मायके गई है, ये दोनों वेट कर रहे हैं कब इनकी आई मायके से वापस आएगी। अब बार बार पूछोगे तो बुरा तो लगेगा ही ना। हम आपको बता दें कि ये लड़की पिछले 11 सालों से इस अवस्था में है। जब इस लड़की की अपनी उम्र तकरीबन 11 साल की थी, तब से पिछले 11 सालों से ये लड़की इस छोटे से कमरे में कैद है और इसने बाहर की दुनिया की एक झलक तक नहीं देखी। चौंक गए ना आप? लेकिन किसने किया इससे कैद और क्यों? क्या इसका उन बच्चों की गायब मां से कोई ताल्लुक था? क्या उन बच्चों की मां वाकई अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी या फिर सच्चाई कुछ और ही थी जिसे उसका पति उमेश वागले छिपा रहा था? चलो तुम लोग फटाफट दूध फिनिश करो। नमस्कार। नितिन, थांबा, ये रुको, अंदर मत आना। अतुल, अवनी, तुम लोग अंदर जाओ, हम लोग बाद में खेलेंगे। बोला। वसुधा कुठे? भाग गई तुम्हारी वसुधा, बच्चों को छोड़ के, मुझे छोड़ के भाग गई। वैसे भागना तो तुम्हारी खानदानी फितरत है। ऐसा तो वो कर ही नहीं सकती, कितना प्यार करती है आपसे, बच्चों से। ओ भाऊ, ढोंगी थी, उसके हाथ में मेरे घर की चाबियां दे दी, बाइको बनाया उसको, और उसके बदले भी उसने मुझे ये दिया। गलतफहमी हुई आप। कोई गलतफहमी नहीं है, उसको कोई अमीर जवान मिल गया होगा इसलिए औकात दिखाती उसने। बेटा नहीं, कोई बेटा बेटा नहीं है। जाओ चलो यहाँ से, जाओ। बस भाऊ, कोई बात नहीं करनी मुझे, निकलो यहाँ से। भाऊ, उमेश जी, भाऊ थांबा। उमेश, इसका पति क्या नाम बताया आपने? साहब उमेश पिंगले। इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक था? मतलब कैसे रखता था उसे? बेटी के साथ कोई मारपीट ऐसा कुछ? साहब एक बात मैं आपको नक्की कहती, मेरी बेटी, माँ और बीवी दोनों की जिम्मेदारी बरोबर संभालती थी। वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। पता नहीं उमेश जी ने ऐसा क्यों आरोप लगाया। कितने दिनों पहले लास्ट कांटेक्ट हुआ था? लगभग 10 दिन हुए होंगे। राणे, इनसे डिटेल्स ले लो। आइए। तुम्हारी बीवी 10 दिनों से लापता है? हाँ, 10 दिन हो गए शायद। और तुमने अभी तक कंप्लेंट तक नहीं लिखवाई? 1 मिनट सर। बच्चों, अतुल, अवनी, उठो, अंदर जाकर ड्राइंग करो। पकड़ो, आ जाओ। सर, मैं कंप्लेंट क्या करता, वो तो खुद छोड़ के चली गई मुझे। छोड़कर मतलब? क्यों गई? भाग गई है किसी के साथ। देखिए, मेरे बच्चे पहले से ही बहुत डिस्टर्ब हैं। अगर मैं पुलिस कंप्लेन करता तो पूछताछ होती थी, बच्चों को और टेंशन होता था। उमेश, तुम्हारी बीवी सच में ही घर छोड़ के चली गई या तुमने कुछ किया उसके साथ? सर, मेरी बीवी से मैं बहुत प्यार करता था। वैसे ये मेरी दूसरी बीवी है। पहली बीवी
12 साल पहले मर गई कैंसर से। वसुधा तभी हमारे घर पे काम करती थी। मेरी बीवी के मरने के बाद वसुधा ने मेरे घर को बहुत अच्छे से संभाला था। साहब पानी पी लो। मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। एक दिन मैंने उसे शादी के बारे में पूछा, उसने हाँ कर दी। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम तो मेरे माँ बाप को था। बेटा आशीर्वाद लो। कोई जरूरत नहीं, जब मना किया था तो सुना नहीं, अब आशीर्वाद चाहिए। बस बहुत हो गया आप लोगों का। रीति रिवाज का सोचकर आशीर्वाद लेने आए, चुपचाप आशीर्वाद दीजिए। मेरे ही घर में मेरी बीवी को कुछ नहीं बोलने का। आप लोगों को अगर जमता है तो रहो यहाँ पर, नहीं तो निकलो यहाँ से। वसुधा के प्यार के लिए मैंने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया था। शादी करके मैंने एक नई फैमिली लाइफ की शुरुआत की थी। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी एक सेकंड में वो सब कुछ छोड़कर चली गई। अतुल, अवनी, ए अवनी बेटा उठो, देखो पापा क्या लाए हैं तुम्हारे लिए। ये लो। वसुधा। पापा मम्मी बाहर गई थी, अब तक आई नहीं। बच्चे भूखे थे मेरे, उनके खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वसुधा का कहीं पता नहीं था। उसके कपड़े, थोड़े बहुत गहने जो भी थे वो सब गायब थे। मैंने उसका फोन ट्राई किया लेकिन वो भी अनरीचेबल था। तभी से सब खत्म हो गया। वसुधा का किसी के साथ रिलेशन था क्या? तुम्हें क्यों लगता है कि वो किसी के साथ भाग गई? सर मैंने उसे खुश रखने के लिए सब कुछ किया, सब दिया, लेकिन क्या? सर वो 30 साल की है, मैं 50 साल का। शायद उसे कोई जवान मर्द, उसने सोचा होगा कि मैं उसके लिए बुढ़ा हो गया हूँ, और क्या। वसुधा के घर वालों को कहना है कि वो तुम लोगों को छोड़कर नहीं जा सकती। उसके लिए घर और फैमिली ही सब कुछ है। वो लोग की आमदनी बंद हो जाती ना, इसके लिए नाटक कर रहे हैं वो लोग। उनका घर तो मेरे पैसे से ही चलता है साहब। मेरे से ज्यादा पैसा ऐंठने के लिए ये सब नौटंकी कर रहे हैं वो लोग। वो लोग को 100% मालूम है वसुधा कहाँ है। वसुधा की और उसकी माँ की हमेशा फोन पर बातचीत होती थी, सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते थे। तो वसुधा की माँ को पता होगा ना वसुधा का कहीं चक्कर चल रहा है। किसके साथ भाग सकती है वसुधा, पता है तुम्हें? सर किसी पति को यह बात कैसे पता हो सकती है? दिन भर मर मर के घर के लिए पैसे कमाओ, पीठ पीछे घर में क्या चल रहा है मुझे कुछ मालूम नहीं था, कोई अंदाजा नहीं था मुझे। वसुधा का फोन आखिरी बार जिस बस स्टॉप पर ट्रेस किया गया है वहां जाके हमने पूछताछ की, कुछ पता नहीं चला। ना कोई सुराग ना कोई इंसान, किसी ने कुछ नहीं देखा। ऐसा भी तो हो सकता है कि वसुधा का फोन वहां मौजूद था और वो नहीं, इसीलिए शायद किसी ने उसको नहीं देखा। राणे सर, इंक्वायरी करो, वसुधा और उसकी पूरी फैमिली की सारी डिटेल्स निकलवाओ। ओके सर। अवनी, तू उदास क्यों? आइसक्रीम खाने जाना है ना? मम्मी के पास जाना है, मुझे मम्मी की याद आ रही है। हाँ बेटा, दुखी मत। मुझे मम्मी के पास जाना है, मम्मी के पास। सुनो मेरी बात, मम्मी के पास, मम्मी के पास जाना, चुप करो। मम्मी के पास। फैमिली एकदम क्लोज है साहब, मतलब हमारा उनके साथ मिलना जुलना था और हमारे बच्चे भी एक दूसरे के साथ खेलते थे। लेकिन साहब वसुधा भाभी का किसी के साथ चक्कर था या वो भाग गई करके मेरे को मालूम नहीं। इन लोगों के घर में एक लड़का आता था, ऐसे कुछ छोटा मोटा काम करने के वास्ते 2 महीने पहले झगड़ा हो गया, बस उस लड़के ने आना जाना बंद कर दिया। हाँ साहब, बस उसी टाइम पे मैंने उमेश को गुस्से में देखा था। ये पराग कौन है? यहाँ काम करता था? एक नंबर का कमीना आदमी है वो। कुछ लोग होते ना जिनकी नजर गंदी होती है। मेरी बीवी छोड़ो, ये नन्ही सी बच्ची पर वो, इसलिए मुझे उसका गुस्सा आया। साहिब उमेश बहुत बड़ा संकी है, पागल आदमी है वो। उसको ऐसा लगता है कि आसपास का हर एक आदमी उसकी बीवी को ही बुरा है। तू वसुधा को बुरी नजर से नहीं देखता था? नहीं साहब, बिल्कुल भी नहीं। वो क्या है ना साहब, भाभी को कंप्यूटर सीखने का था और मेरे को साइबर कैफे का अच्छा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं उनकी मदद क्या करता था। और साहब बस यही बात वो उमेश को अच्छी नहीं लगी, इसलिए भड़क गया वो। और साहब आप लोग को क्या कह रहे थे? उनकी बेटी को मैं, छी साहब,
मुझे तो सोचते हुए भी घिन आ रही है। देखिए साहब, अवनी मेरे बहुत क्लोज है, मेरे को मामा बुलाती है वो। आपको यकीन नहीं आता तो आप उसी से पूछ लीजिए। ऑलरेडी पूछ चुके हैं। बेटा, आपका नाम अवनी है ना? बेटा, पराग को जानते हैं? वो जो अंकल गंदे पराग अंकल, मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे उनसे डर लगता है। बड़ा शरीफ बनता है, छोटे बच्चों को बुरी नजर से देखता है। सच सच बता, तेरा अफेयर चल रहा था ना वसुधा के साथ? ताने, इसके घर की तलाशी लो, शायद वसुधा से जुड़ा कोई सुराग मिल जाए। ओके सर। पूरा घर छान मारो। सिंगल फाइल। गुड गुड, वेरी गुड। अतुल रुको। अवनी, ये निशान कैसा है बेटा? मैम, वो खेलते खेलते लग गया था। पक्का ना? यस टीचर। संभाल कर खेला करो ना, चोट नहीं लगनी चाहिए, राइट? और बेटा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आना, ठीक है? अवनी चलो, थैंक यू सारिका टीचर। एक्सक्यूज मी मिस्टर उमेश। चलो। मिस्टर हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं अतुल और अवनी की टीचर सारिका बोल रही हूँ। जी बोलिए। मैंने अतुल और अवनी के गर्दन पर निशान नोटिस किए हैं। निशान? जी, ऐसे निशान जैसे किसी ने पीछे से गर्दन पर पकड़ा हो या मारा हो। दोनों ही बच्चों की गर्दन पे। दरअसल उनकी माँ भी घर में नहीं है। बच्चे भी कभी कभी डरे हुए लगते हैं, कहीं उनके फादर ने ही तो नहीं। बच्चों ने पिता या किसी का नाम लिया? एक्चुअली बच्चों ने किसी का नाम नहीं लिया। ओके, यू डिड द राइट थिंग, थैंक यू। सर, अतुल और अवनी के स्कूल टीचर का फोन था, कह रहे कि बच्चों के गर्दन पे निशान है, लेकिन बच्चों ने किसी का नाम नहीं लिया। बैकवर्ड, उमेश के घर ले चलो। अवनी, अरे भाई साहब, अतुल अवनी को देखा कहीं? अतुल, अरे नरेंद्र भाई, अतुल अवनी को देखा कहीं? क्या हुआ उमेश भाई? गायब हो गई, मिल नहीं रही कहीं। अच्छा, मैं भी ढूंढता हूँ। देखो ना प्लीज। अतुल, अवनी, अरे भाभी। हाँ? अतुल अवनीला बघितलं कुठे? नाही नाही, पहिले इथे कुठेतरी खेळत होते ना, क्या हुआ? अतुल, अवनी, क्या हुआ? साहब मेरे बच्चे गायब हो गए। लास्ट टाइम कहाँ देखा था? सर मैं उन्हें खुद स्कूल से लेके आया था, वो घर पे बैठ के होमवर्क कर रहे थे, मैं कुछ काम से बाहर गया था, आके देखा तो गायब है। बैकवर्ड, आसपास पता करो, चलो घर चल। चलिए। सर कुछ नहीं मिला। ठीक है, तुम बाहर देखो। मैंने आपको पता है, मैंने पूरा घर छान मारा, कोई फायदा नहीं। उमेश, ये चल क्या रहा है? पहले तुम्हारी बीवी लापता है और अब बच्चे। सर आप ये मुझे क्यों पूछ रहे? बच्चों की गर्दन पे घाव के निशान थे, तुमने मारा? वसु ने मारा था, डिसिप्लिन के नाम। मैंने कई बार उसे रोका, लेकिन उसने मेरी एक न मानी। कुछ ज्यादा ही जोर से मारा है। 10 दिन के बाद भी घाव के निशान हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीवी गायब है तो सारे इल्जाम उसके ऊपर मर रहे हो? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वसुधा पहले खुद गायब हुई हो और फिर अपने बच्चों को साथ लेकर गई हो? ऐसा भी हो सकता है वो खुद ना आई हो, किसी की मदद ली हो, शायद उसी की जिसके साथ वो भागी। सर, ये पराग के पुराने और रिसेंट कॉल रिकॉर्ड। राणे, ये पराग और उमेश में झगड़ा कब हुआ? करीब 2 महीनों पहले। इस कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से झगड़ा होने के बाद भी वसुधा पराग के साथ कांटेक्ट में थी। कहीं उमेश का शक सही तो नहीं है कि माँ और बेटी ने मिलकर प्लान बनाया हो और पराग भी इस प्लान में शामिल? उनका घर तो मेरे पैसे से ही चलता है सर। मेरे से ज्यादा पैसा ऐंठने के लिए ये सब नौटंकी कर रहे हैं वो लोग। मतलब उमेश की पहली बीवी की मौत होने के बाद वसुधा ने उमेश के साथ शादी की, हालात का फायदा उठाकर, फिर महीनों महीने पैसे कमाए और उसके बाद नया शिकार। एग्जैक्टली। दूसरों की बीवियों की बड़ी फिक्र होती है तुझे, है ना? साहब ऐसा कुछ नहीं है, आयशा मत। वसुधा वही मेरी दोस्त की नसीब, इसलिए मुझे उनकी फिक्र थी साहब। देखिए, अब वो उमेश की बात पे भरोसा मत कीजिए, बहुत बड़ा झूठा मालूम होता है वो। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, आप लोग एक बार उससे उगलवाइए तो सही, सारा सच अपने आप बाहर आ जाएगा साहब। लिख के ले लो आप मेरे से, मैंने कुछ नहीं किया सब, मेरे पर भरोसा करो साहब, मैंने कुछ नहीं किया।
सर, उमेश का सारा सामान तो यही है, बैग, कपड़े वगैरह सब कुछ। मुझे नहीं लगता वो कहीं प्लान करके भागा होगा। कहीं बच्चों को ढूंढने तो नहीं निकल गया, या फिर कहीं खुद ही खतरे में तो नहीं? सबसे पहले वसुधा का गायब होना, वो भी पैसों, गहनों और कपड़ों के साथ। सारी वारदातों को देखें तो वसुधा का गायब होना प्री प्लान लगता है, जैसे पहले से ही सब तैयारी कर रखी हो। सर, आपको ये बात अजीब नहीं लगती? वसुधा के कॉल डिटेल्स चेक करके हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये साबित हो कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। ये भी तो हो सकता है कि उसके एरिया का ही कोई हो, आस पड़ोस वाला, जो डायरेक्ट ही आ जाता हो। राणे सर, वसुधा के घर के आसपास अफेयर के बारे में पता करो, तब तक मैं पूना जाके आता हूँ। पूना? उमेश के माँ बाप पूना में रहते हैं, एक बार जरा उनसे भी तो मिल लें। ओके सर। गुस्सा तो आता है सर, लेकिन अपनी औलाद है ना। पहली बीवी को कैंसर था, दिन रात मेहनत करता था, उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा था और खर्चा डबल होता। अभी वसुधा उसके यहाँ काम करती थी, पूरा घर संभालती थी। आओ साहब, आदमी को कोई तो चाहिए ना। वसुधा सामने थी 24 तास, सो जम गया दोनों का। अपने आई पापा को घर से निकाल दिया, इसलिए अपने उससे रिश्ता ही तोड़ दिया। बाद में सुना कि वो सब छोड़कर सातारा चला गया। एड्रेस क्या है उस पुराने घर का जहां वो पहले रहता था? सर, तभी से मैं ही रह रहा हूँ यहाँ पे, भाड़े पे। या पहले जो रहता था उमेश पिंगले, कभी आया था कोई सामान लेने वगैरह, या कोई बात हुई हो आपसे? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? घर बदलने के बाद लेटर्स वगैरह चेक करने, फॉर्मेलिटीज खत्म करने, कोई सामान रह गया उसे लेने, लोग तो वापस आते ही हैं। 16 साल की लड़की, घर में काम करने वाले से उन्होंने शादी कर ली। ना जाने लोग क्या क्या बोल रहे थे। फिर सब वसुंधरा और उनकी छोटी बहन के साथ घर छोड़ के सब चले गए। छोटी बहन? हाँ साहब। लोग अपनी आमदनी छुपाते हैं, तुमने अपनी बेटी को ही छुपा दिया। आप क्या बोल रहे हैं? कब बताएंगे आप कि आपकी एक बेटी भी है? सच क्या है हम जान चुके हैं, अब तो झूठ मत बोलिए। साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको सब बताती। साहब, वो हमारी फैमिली बहुत बड़ी थी, सबको संभालना जम नहीं रहा था। इसीलिए वासु ने जब बोला कि वो मेरी छोटी बेटी राशि को अपने साथ लेकर जाएगी तो मैं मान गई। अच्छा है ना, इसका भविष्य सुधर जाएगा। अच्छे घर में रहेगी तो अच्छे घर में शादी भी होगी इसकी। येऊ दे तिला माझ्या बघ। हो बरोबर आहे, पण जावे बाबू को चलेगा? आई, उमेश जी तो इतने अच्छे हैं कि मैं क्या बताऊं। ये सोचकर कि मेरे बेटी का भविष्य सुधर जाएगा, चमक जाएगा, इस बोल के साहब मैंने ले जाने के लिए हाँ कह दिया। 6 महीने के बाद वसु का फोन आया, बोली कि राशु लफड़ा करके भाग गई है। राशि भाग गई? मैं उसका अच्छा करने गई और मेरी नाक कटा दी उसने। अब सब हंसेंगे हम पर, पता है? गलती कर दी मैंने जो उसको मैं इधर लेकर आई। साहब, बासु बेचारी का कहना भी तो सही था ना। वसुधा ताई है राशि की, वो राशि को बहुत प्यार करती थी। वो तो राशि को तकलीफ में देख भी नहीं सकती थी। और वो राशि नालायक भाग गई। मुझे तो इस बात का डर था साहब कि कहीं राशि की वजह से उसका घर ना टूट जाए। कितना बुरा लगा होगा उमेश जी को। उस दिन के बाद से मेरी बेटी मेरे लिए मर गई, कभी नहीं सोचा मैंने उसके बारे में। मतलब तुमने अब तक अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट तक नहीं लिखवाई? मुझे इतनी शर्म आई कि मैंने उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट नहीं लिखवाई साहब। सर, इस केस में तो जैसे जवाब मिलने से पहले ही नए सवाल जुड़ जाते हैं। पहले वसुधा गायब, फिर उसके बच्चे, अब उसके पति उमेश। आई नो ये केस कॉम्प्लिकेटेड है, बस कोई सुराग मिलने की देरी है। सर, हमने सारे सस्पेक्ट से पूछताछ कर ली, सबके फोन रिकॉर्ड्स भी चेक कर लिए, कुछ नहीं मिला। और अब ये नई कहानी, वसुधा की छोटी बहन राशि। क्या हुआ सर, क्या सोच रहे हैं? उस दिन जब उमेश के घर में हम लोग तलाशी ले रहे थे तो कोई चीज थी जो खटकी थी। चलो क्या ढूंढ रहे हैं सर? ये क्यों एक छोटी बच्ची एक डायन रूम का स्केच बनाएगी? सर, यहां तो कोई दरवाजा नहीं है।
राणे सर, कबर्ड को हटाओ, पकड़ो, हटाओ इसको। तोड़ दो ताला, ताला तोड़ो। लड़की को फिजिकली बहुत अब्यूज किया गया है, लिटरली कई सालों से। इसके शरीर पे जो घाव हैं, कुछ नए हैं, कुछ बहुत पुराने। कितने सालों तक? 5, 10, 15, एग्जैक्टली कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? उनके यहाँ हमारा आना जाना है। अगर उन लोगों ने किसी लड़की को अपने घर पे रखा होता तो हमें दिखती ना, वो भी इतने सालों से। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं खुद हजारों बार गया उनके घर में छोटे मोटे काम करने के लिए, कभी इलेक्ट्रिसिटी का, कभी वायर का, कभी कुछ कभी कुछ। अगर ऐसा कुछ होता तो मेरे को दिखता नहीं क्या सर? क्या सालों से बंधक बनी ये लड़की वासु की वही छोटी बहन राशि थी जिसे वासु अपने साथ घर ले गई थी? तो क्या खुद वासु और उसके पति उमेश ने ही उसे वहां कैद कर रखा था 11 सालों तक? पर क्यों? क्या उसे किसी बात की सजा दी जा रही थी? और अगर वो लड़की वास्तव में कोई और ही थी तो कौन थी? बहरहाल सवाल यह था कि वासु और उमेश कहां थे? कहां थे उनके 2 बच्चे अतुल और अवनी? सर, मुंबई वसुवाड़ा पुलिस स्टेशन से फोन आया। मुंबई? यस सर, मैंने वसुधा के बच्चों के फोटोग्राफ सर्कुलेट करवाए थे सर। उनमें से एक बच्चा मुंबई में भीख मांगते हुए देखा गया है। उन लोगों का कहना है कि बच्चा अतुल से मैच करता है। अतुल बेटा, मैं याद हूं ना, मैं घर आया था ना आपके। बेटा पापा कहाँ है आपके? और अवनी? अवनी कहाँ है बेटा? अच्छा ये बताओ, मम्मा कहाँ है? मौसी आपके साथ रहती थी ना? बताओ मौसी कहाँ है? मौसी नहीं, डायन थी, हम लोग के साथ ही रहती थी। उसको एक रूम दिया था। मम्मी पापा कहते थे कि वो डायन है, इसलिए उसे लॉक करके रखा था। क्यों गए तुम लोग? बताया था ना तुमको, वो रूम में डायन है। डायन, वो डायन बच्चों को खा जाती है। वो डायन के बारे में किसी को कुछ बोलने का नहीं तो रात को आके डायन तुम लोग को खा जाएगी। तो मुंबई कैसे पहुंचा तो? जब मैंने पापा को बोला कि टीचर जो हमारे गले पे मार्क्स थे उसके बारे में पूछ रही थी, पापा ने अपनी और मुझे डायन के रूम में बंद कर दिया। फिर वो हम दोनों को मुंबई लेके गए, पर फिर अचानक पापा और अपने कहीं चले गए। मैंने बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिले। अच्छा बेटा, आपने कहा था कि आपकी गर्दन पे निशान थे, किसने मारा था तुम्हें? पापा ने। राशु, राशु देख, क्या आई? ये तेरा भाऊ नितिन, पहचान इसको। राशु देख, ताई याद है तू मेरे को चिंता की ताई? राशु तुझे याद है ना, तेरी बासु ताई तुझे लेकर गई थी उस दिन, तू खूब रोई थी। तेरे को जाने का नहीं था, तू गांव में रहना चाहती थी, याद है ना राशु? बासु इसको लेके जा। मेरे बच्चे। राणे ऐसा कर, देखते हैं। एक मिनट। हेलो, सारंगपुर चौकी नासिक से कांस्टेबल भट्ट बोल रहा हूँ साहब। सर, आपने जो सर्च अलर्ट भेजा था वो उमेश पिंगले को लोकेट किया गया है। वेरी गुड। कहाँ लोकेट किया? नासिक में लोकेट किया गया साहब। नेपाल के लिए टिकट बुक करा रहे थे। नजर रखो, कहीं जाने मत देना। आगे का प्लान ऑफ एक्शन बताता हूँ। ओके सर, उमेश को लोकेट कर लिया, नासिक में है। चलो सर। चल बोल। मैंने बोला ना साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने मेरी बीवी को बहुत समझाया, लेकिन उसने अपनी बहन को लॉक करके रखा था उस रूम में। अच्छा, उसने अपनी ही बहन को 11 साल तक रूम में लॉक करके रखा था? क्यों? वो जलती थी, क्योंकि राशि जवान थी ना। जलती वो थी, रूम में उसने लॉक किया था, तो तू क्यों भागा? मैं डर गया था साहब, मेरी जान को, मेरे बच्चों की जान को खतरा था। किससे? वसुधा से। कहानी बनाना बंद कर। तू जानता है ना वसुधा कहाँ है? चल बता, राशि को बंद करके क्यों रखा था? हाँ, आपको बोला ना, मैंने नहीं, वसुधा ने बंद करके रखा था क्योंकि जलती थी वो उससे।
हमें एक बार, सिर्फ एक बार मेरे अतुल से मेरी मुलाकात करवा दो साहब। पहले तू सच बोल। बाहर से झूठ बोल रहे हैं 100%। समझ में नहीं आता प्रूफ कैसे करें। मुझे तो लगता है सुमेश ने वसुधा को मारा है, लेकिन इसे साबित करने के लिए भी कम से कम वसुधा की बॉडी का मिलना बहुत जरूरी है। डॉक्टर कुलकर्णी। हेलो। आज राशि के सारे टेस्ट कंक्लूड किए और वो सेक्सुअली एक्टिव थी। पिछले कुछ हफ्ते पहले तक उसके किसी के साथ संबंध थे, और इतना ही नहीं, वो माँ भी बन चुकी है। देख, राशि की मेडिकल रिपोर्ट हमने देखी है और उसने अपना बयान भी दे दिया है। तू भी नाटक बंद कर और सच बोल। उमेश जी बच्चा चाहिए था, लेकिन वासुदेव माँ नहीं बन सकती थी। दोनों में बहुत झगड़े होते थे। वासुदेव को डर था कि उमेश जी उसको छोड़ देंगे और किसी और के पास ले जाएंगे। वसुधा राशि को मेरे सामने लाई ताकि मैं बाहर किसी और के पास न जाऊं। वसुधा को खातिर थी कि राशि पर उसका कंट्रोल रहेगा, और मैं भी ये सबसे बहुत खुश था। ऐसा ना बोलू, आप मेरे को मत छोड़ो, मैं मर जाएगी, आप मेरे को मत छोड़ो। सुनो ना, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी, आप बोलो ना, आपको क्या चाहिए, मैं सब करेंगी आपके लिए। मेरे को मत क्या बोलूं वसु? सुन, मेरे को तेरे साथ मजा नहीं आ रहा है। 16 साल पहले कैसी थी वैसा हो सकती है अभी, दे सकती है वैसा सब कुछ नहीं ना। अरे तू तो मेरे को बच्चा भी नहीं दे पा रही है, तो तेरा क्या फायदा मेरे को? ऐसा मत बोलो, मैं बीवी है आपकी, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपको, आपके लिए कुछ भी कर सकती है। ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। राशि, आएगा ना, मैं जवान नहीं है ना, तो मेरी बहन है ना राशि, वो 14-15 साल की है, एकदम जवान है। आप उसके साथ करो ना जो करना है, मैं आपको कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन मेरे को मत छोड़ो, मेरे को मत छोड़ो। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया, सोच। राशि, 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 आप बाप बनने वाले हैं। उनके बाद राशि ने अवनी को जन्म दिया। हम लोग खुश हो गए, लेकिन टेंशन था कि लोगों को क्या जवाब देंगे। अगर ये बात किसी और को पता चली तो राशि को छोड़ भी नहीं सकते थे, और उसको मारने की हिम्मत भी नहीं थी मुझमें, और रूम के दरवाजे को कवर से ढक दिया। बाद में ताई को पछतावा हुआ। तूने एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी, और तेरी बीवी ने तेरा साथ दिया। और कहां छुपा के रखा अपनी पत्नी को, या फिर उसे मार दिया क्योंकि वो राशि को तेरे चंगुल से छुड़वाना चाहती थी। सच कह रहा हूं सब, मुझे नहीं पता वसुधा का। हमारा झगड़ा हुआ था, उसके दूसरे दिन वो घर छोड़कर चली गई। क्या क्या नहीं किया मैंने आपके लिए, सही गलत कुछ नहीं देखा। आपने जो बोला मैंने वो किया। अपनी छोटी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी आपको खुश करने के लिए, और अब जब वो पुरानी हो गई तो फिर से किसी 14-15 साल की लड़के के साथ। अब मैं राशि को छोड़ूंगी और तुम भी जाने दोगे, नहीं तो मैं सबको जाके बताऊंगी कि कितने घटिया इंसान हो तुम। आप गई होगी, मैंने कुछ नहीं किया उसको। मैं किसी का मर्डर नहीं कर सकता, तो उतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। नहीं तो राशि को तो उसी वक्त मार देता। मैं मर्डरर नहीं हूं मैं। तू एक मर्डर से भी क्या गुजरा? उमेश को अपहरण, जबरदस्ती, शोषण और बलात्कार के लिए दोषी पाया गया। राशि को मानसिक चिकित्सा उपलब्ध करवाई गई। अतुल और अवनी की देखभाल अब उमेश के माता पिता कर रहे हैं। पर क्या ये मासूम बच्चे कभी अपनी जिंदगी के इस खौफनाक दौर को भूल पाएंगे? वासु अब तक लापता है, कोई नहीं जानता कि वो जिंदा भी है या नहीं। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद वासु से जुड़ा कोई भी सुराग उनके हाथ नहीं लगा। वासु खुद भी निर्दोष नहीं है, वो चाहती तो अपने बच्चों को अपने साथ ले जा सकती थी, पुलिस को फोन कर उमेश के खिलाफ शिकायत कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों? पहली पत्नी की अचानक हुई मृत्यु और अकेलेपन ने उमेश को मानसिक रूप से बीमार बना दिया था। उसे कम उम्र की लड़कियां आकर्षित करने लगी थी, और बहुत जल्द यह आकर्षण
पागलपन बन गया। उसकी अजीबोगरीब धारणा थी कि एक सेहतमंद जवान हमसफर की मृत्यु की संभावना उसकी मृत्यु से पहले ना के बराबर थी और वो कभी अकेला नहीं पड़ेगा। 14 वर्ष की एक गरीब लड़की, सुख सुविधाओं से वंचित वासु उमेश में अपने सपनों की पूर्ति को देखकर उससे शादी कर बैठी। उसकी खुशी पर अपना सब कुछ, यहां तक कि अपनी छोटी बहन को भी निछावर कर बैठी। असल में वो अपने ही गुनहगार से प्यार कर बैठी थी। छोटी उम्र से ही अपनी हर जरूरत के लिए उमेश पर निर्भर वासु के लिए उसका कष्टदाता ही उसका जीवन दाता बन चुका था। याद रखें, बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। उन्हें जिस सांचे में ढाला जाता है वो ढल जाते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि उनका कोमल मन अपने आसपास के वातावरण और लोगों से सिर्फ अच्छी बातें और सुखद अनुभवों को ही सोखे। उन्हें खिलने की, बढ़ने की आजादी दें, लेकिन उनकी परवरिश और सुरक्षा की जिम्मेदारी के प्रति जागरूक रहें। उन्हें सही और गलत का अंतर समझाएं, ताकि फिर से कोई बच्चा उमेश, वासु या राशि ना बने। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। अर्थी बेचने वाला भी दुआ किसी की मौत की नहीं बल्कि अपना पेट भरने की करता है। लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो किसी की चिता से भी अपना चूल्हा जलाने की सोचते हैं। हमारा आज का एपिसोड रिश्तों के उन तानों बानों के इर्द गिर्द है जहां रिश्ते मतलब के लिए बनाए जाते हैं और तोड़ भी दिए जाते हैं। कहाँ चले गए तुम इतने दिनों से? वापस आ जाओ। लागे अब ससुराल वाले ज्यादा तंग करने लगे हैं तने। तो क्या भाई की खबर भी ना लेने देंगे तने? नहीं भाभी, मैंने पूछा था नकुल जी से, लेकिन उन्हें भाईसा के बारे में कुछ ना पता। जाने ना है या फिर बताना ना चाहे है? अभी आप मारे पे शक कर रही हो? अरे राकेश मेरा साला बाद में बड़ा, पहले मेरा दोस्त था। ये भी तो हो सके कि मियाँ बीबी की मारपीट के चक्कर में जीजा साला में दुश्मनी हो गई हो। साले लहसुन के बीज। साला मैं तेरा नहीं, अरे बेटे का हूँ। 4 दिन से जीजा जी गायब हैं। हमारी बहन पेट से होते हुए भी पूरे गांव में ढूंढ रही है। मानने तो लागे है कि लोग लालच के चक्कर में कहीं तने ही नहीं तो अपने बेटे को गायब कर दिया। अरे राम, ये थारे दामाद नकुल की जमीन है। सोच क्या रहे हो? दामाद है तो बख्श दोगे? कोई बख्शे या ना बख्शे, लेकिन मेरी बहन बाकुरी को उसकी पति की हत्या का भौताड़ा जरूर मिलेगा। राकेश थारी बहन का पति होने से पहले मारा बेटा था। मौताना पर माराक बनता है। तो ठीक है भाइयों, सोच क्या रहे हो? उठाओ इसे और ले चलो उस नकुल लंगड़े के घर। राकेश जी, कोई रोको। बाकुरी, संभाल अपने आप को। मर को थारो राकेश। और जब तक उसका मौताना ना मिलेगा, ये लोग उसे चिता भी नसीब ना होने देंगे। राजस्थान के भील और गरसिया समुदाय में अगर कोई खेतीहर मजदूर खेत में काम करते हुए मारा जाता है तो उस जमीन के मालिक को मजदूर के परिवार वालों को हर्जाने की एक रकम देने का नियम था, जिसे मौताना कहा गया। लेकिन बदलते वक्त के साथ इस प्रथा ने ऐसा भयानक रूप इख्तियार किया कि मौत एक मजाक और मौताना एक ऐसा व्यापार बन गया जिसने लोगों से उनका ईमान और मुर्दों से उनकी अर्थी तक का हक छीन लिया। साल 2014 में राजस्थान कोर्ट ने मौताना प्रथा पर पाबंदी लगा दी, लेकिन हमारे देश में आज भी ऐसे कुछ गांव हैं जहां पर नियम, कायदे, कानून देश के संविधान के मुताबिक नहीं बल्कि वहां के कुछ ताकतवर लोगों की मर्जी से चलते हैं। और टिपनिया भी एक ऐसा ही गांव है जहां दूर दूर तक कोई पुलिस स्टेशन तक नहीं है। लेकिन गांव वालों को ना तो पुलिस के पास जाने की गरज थी और ना ही हत्यारे को सजा दिलवाने में किसी की दिलचस्पी थी। और मौताना के नाम पर ऐसा खेल खेला जाने वाला था
कि जिसमें सिर्फ कानून की ही नहीं बल्कि ह्यूमन राइट्स की भी धज्जियां उड़ने वाली थी। मारे से मोताना वसूल हो गए। मारे को ना पता था कि मारी बेटी का पति मारे ही बेटे का हत्यारा निकलेगा। अरे मैंने नहीं मारा राकेश को। अरे ये प्रपंच किसी और को सुनाना। सीधे सीधे अपना पाप मानो और मोताने की हामी भरो। अरे सोच क्या रहे हो? एक दिन का समय है तुम्हारे पास, हम कल फिर आएंगे। अगर कल तक तुमने मोताने की हामी नहीं भरी तो तुम्हारा हुक्का पानी बंद। राकेश 4 दिन पहले से गायब था, यानी उसकी लाश भी 4 दिन पहले ही गाड़ी गई होगी। तो फिर 4 दिन बाद गांव वालों को कैसे पता चला कि नकुल ने अपने खेत में राकेश की लाश को कहां गाड़ रखा था? मैंने कुछ ना पता साहब। जब मैं वहां पहुंची तो सब बोल रहे थे कि नकुल ने इनको मारा है। नकुल राकेश जी की बहन को भी घड़ा मारता था साहब। शायद इसी बात को लेकर दोनों जीजा साला में झगड़ा हुआ होगा साहब। तो नकुल ने ये बात मानी, अपना गुनाह कबूल किया, वो मताना देने के लिए राजी हुआ? मैंने कुछ ना पता साहब। मैंने बस अपने पति का अंतिम संस्कार करना है और ना देख सकूं उन्हें इस हालत में। यह सब उस हरिराम की चाल है साहब। अपना बेटे को मार के हमारी जमीन में गाड़ दिया ताकि मारे से मोताना वसूल सके। आरोप तो कोई भी किसी पे लगा सकता है। साला जीजे को नहीं मार सकता तो फिर बाप बेटे को कैसे मारेगा? अरे पैसे का यार है साहब वो, उसे बेटे की कुछ ना पड़ी। अपने बेटे से कम उम्र की तो लुगाई लेके आया हुआ है वो। पहले इन्होंने मेरे बेटे को मारा, अब मेरी बेटी की जान के पीछे पड़े हुए। पति रोज उसे मारता है, ससुर रोज गालियां निकालता है, अपना दुखड़ा रोज मेरे पास आके रोती रहती है। साहब मुझे तो डर है कि कहीं उसकी जान भी ना चली जाए, ये उसे मार ना दे। उसने अपनी बेटी भी ब्याही ना साहब, तो हमसे नकदी और 1 किला जमीन ली और वो सोचता है कि मेरे लंगड़े बेटे से अपनी बेटी ब्याह के उसने हम पे एहसान किया है। वो जैसा भी हो, तुम्हारी बहू का चेहरा बता रहा है, भले लोग तुम भी नहीं हो। मारता है तू अपनी बीवी को? अब साहब मियाँ बीवी में अनबन तो होती है, कभी कभी हाथ उड़ जाता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं अपनी बीवी को प्यार ना करता। अपनी बीवी से प्यार करता है तो फिर बीवी के भाई को किस नफरत में गाड़ दिया तूने? और मैंने कभी अपने दुश्मन की कब्र ना खोदी, मैं अपने दोस्त को कैसे गाड़ूंगा साहब? साहब भले ही भाई साहब की लाश नकुल जी के खेत से मिली है, लेकिन नकुल जी ने भाई साहब को नहीं मारा। पति के डर से कुछ छुपा तो नहीं रही ना तुम हमसे? फिर तुम्हें अपने पति से इतनी भी शिकायत नहीं कि वो तुम्हें मारता है? औरत क्या शिकायत करेगी साहब। भाई साहब को बोलती तो वो नकुल जी को 2 बातें कहकर चुप हो जाते। और पिता ने तो कभी सुनी ही नहीं हमारी। क्या तुम्हारे पिता इतने गए गुजरे हैं कि मोताना के लालच में अपने बेटे की हत्या का षड्यंत्र रचे? षड्यंत्र का तो पता नहीं साहब, पर हाँ लालची तो है वो। गड़ी लाश आंखों से तो दिखती नहीं, ये कैसे मालूम हुआ कि नकुल के खेत में लाश किस जगह पर गड़ी थी? साहब मैंने नहीं पता, मैंने तो सुना कि नकुल के खेत में हमारे बेटे की लाश है। मैं दौड़ के आया, देखा तो गड्ढा खोदा हुआ था, उसमें राकेश था। लाश गड्ढे में थी तो गड्ढा किसने खोदा? मैंने नहीं पता, पहले से लोग वहां मौजूद थे। आप तो जानते होंगे कि गड्ढा किसने खोदा। मैं और हमारे आदमी तो हरिराम के बाद पहुंचे थे वहां। राकेश की हत्या का राज समझने के लिए पुलिस अब ये जानने में जुटी थी कि अगर राकेश को मारकर गाड़ दिया गया था तो वो शख्स कौन था जिसने हत्या के 4 दिन बाद नकुल के खेत में वो गड्ढा खोदा जिसमें राकेश की लाश मिली। सिंह वो जो भी था ये जानता था कि राकेश की लाश यहाँ गड़ी हुई थी, और अगर नकुल ने राकेश को गाड़ा था तो ये गड्ढा खोदने वाला जरूर नकुल का राजदार होगा, जो ये चाहता था कि नकुल फंस जाए। और अगर राकेश की हत्या मोताना के लालच में हुई है तो ये काम हरिराम के इशारे पे हो सकता है। सर हरिराम लालची है, ये गांव वाले भी बता रहे थे, लेकिन जिस दिन राकेश गायब हुआ उस दिन आसपास के खेत वालों ने राकेश और नकुल को दोनों को यहाँ देखा था। ये खेत नकुल का है और वो राकेश का। दोनों जीजा साले दोपहर का खाना साथ ही खाया करते थे। सर पता चला है जिस दिन राकेश गायब हुआ उस दिन हरिराम के घर पूजा और भोज का कार्यक्रम था। नकुल ही नहीं बल्कि आधा गांव हरिराम के घर पे था, लेकिन नकुल और राकेश खेत पे आए थे। अगर हरिराम के घर पे पूजा और भोज था और आधा गांव वहां था तो सिर्फ नकुल और राकेश ही खेत पर क्यों आए थे? साहब राकेश जी को खेत पर घना काम था, वो तो पूजा तक ना रुकने वाले थे, लेकिन मैंने ही उन्हें पूजा तक रोक कर रखा था। हो गई पूजा खत्म, अब जाऊं मैं खेत पे? हाँ बाबा जाइए। राकेश रुक रुक, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। ये पूजा पाठ तो चलती रहती है, लेकिन रोटी तो मेहनत करके मिलेगी। सही कह रहा, चल। अरे आरती तो ले ले, भगवान को भोग लगवा दिया है, खा के जाओ। आपको देर हो रही है, खेत पे जाना है। चलो कोई नहीं, तुम खेत पे जाओ, मैं वहीं भिजवा दूंगा। हाँ ठीक है, ले। मैं तो उनके लिए खाना लेकर जाने वाली थी, लेकिन मैं पेट से हूं ना, इसलिए मेरी ननद वंदना खाना लेकर गई। हाँ साहब,
उन दोनों के लिए खाना मैं ही लेकर गई थी। जब तुम खेत में पहुंची तब राकेश और नकुल दोनों थे वहां? हाँ साहब। सर दोपहर तक तो राकेश खेत में ही था, फिर उसके बाद वो चला गया था। बहुत छोड़ के वो काम पे आया। तू कह रहा काम छोड़ के चला गया, कुछ छिपा तो नहीं रहा ना तू हमसे? नहीं साहब, वो सच में चला गया था। कहाँ चला गया था? वो बांसवाड़ा जाना था उसको। बांसवाड़ा क्यों? ये तो नहीं पता, लेकिन वहां किसी से मिलने वाला था। सिंह, ये राकेश के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, उसके फोन की आखिरी लोकेशन भी पता करो, क्योंकि अगर ये नकुल झूठ बोल रहा है तो तुरंत पकड़ा जाएगा। सब थारी है मजाल कि तेरे हमारी बहन पाखुरी को घर से निकाला? हाँ करे हो, बोल कहाँ ही करेगा? वो तेरे छोरे की विधवा है, गुजारे भत्ते का 25 लाख और जमीन जायदाद का आधा हिस्सा देना पड़ेगा। थारी धमकी से न डरने वाला मैं। तो फिर तैयार हो जा, अभी मैं पंचों को लेके आता हूँ। देख, अगर अपनी बहन से रिश्ता रखा ना तो गुजारा भत्ता तो क्या, मोताने की हिस्से से भी जाएगा। तेरी बहन हमारी नहीं, पंचों की भी आंख की किरकिरी है। मरना है कि उसके साथ। सर, राकेश की हत्या से 4 दिन पहले दोपहर 1 बजे तक उसके फोन की लोकेशन टिप्पणिया गांव की ही थी, लेकिन फोन बंद होने के आधा घंटे पहले उसे कॉल आया था बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा से? सर, मैं राजस्थान पत्रिका में पत्रकार हूँ। मैंने ही राकेश को बांसवाड़ा बुलाया था, लेकिन वो आया ही नहीं। क्यों बुलाया था उसे? सर, राकेश के गांव में आज भी मौताना की प्रथा चालू है और राकेश इसके खिलाफ लड़ना भी चाहता था, और इसी के संबंध में वो मुझे कुछ जानकारी देने वाला था। मुझे तो लगता है राकेश को भी इन्हीं लोगों ने मारा है जिनकी वो पोल खोलने वाला था। किन किन लोगों की पोल खोलने वाला था वो? सर, सरपंच और उसके गुंडे तो हैं ही, लेकिन कुछ और लोग भी हैं जो मुर्दों की चिता छीनकर अपने फायदे के चूल्हे जला रहे हैं। सब मिलकर उस परिवार को भड़काते हैं जो मौताना का लेनदार होता है, और मौताना की रकम से एक मोटा हिस्सा सरपंच हड़प लेता है। माँ जी, आपकी दवाई। आज से ये हमारे साथ रहेगी। हमें नहीं पता राकेश किसको क्या बताने वाला था। अगर वो किसी को कुछ बता भी देता तो हम नहीं डरते। सरपंच हैं इस गांव के, किसी को डराने धमकाने का काम नहीं हमारा। जो भी करते हैं डंके की चोट पर करते हैं। मरे हुए लोगों की लाश पे डंके बजाते हो, जिंदा लोगों के साथ क्या करते होंगे इसका अंदाजा है हमें। लेकिन राकेश को आपने डंके की चोट पे नहीं मारा सरपंच जी, क्योंकि अगर आप ऐसा करते तो मौताना वसूलने का खेल खेल नहीं पाते आप। हमने किसी को नहीं मारा। अरे सारा गांव बोल रहा है कि राकेश को नकुल ने मारा है, पर आप पुलिस वालों को तो जलेबी घुमाने में मजा आता है। घुमाओ, खूब घुमाओ, इस केस को नहीं घुमा पाओगे। केस तो एक और बनेगा आप पर सरपंच जी। मौताना पर कोर्ट ने पाबंदी जो लगा रखी है, और उस पाबंदी को हटाने की अर्जी भी हमने दे रखी है। राकेश की लाश ले जाने दी, ये ना समझना कि हम डर गए। 34 गांव के मुखिया मेरे साथ हैं। मेरे नाम का सम्मान निकला ना तो सारे जिले में आग लग जाएगी, आग। सिंह, अगर अभी हमने मौताना पे कार्रवाई की तो राकेश की हत्या का मुद्दा दब जाएगा। वो पत्रकार धीरेन कह रहा था कि राकेश सरपंच के अलावा और कई लोगों की पोल खोलने वाला था। पता करो कि कहीं उसमें हरिराम तो शामिल नहीं, क्योंकि राकेश की हत्या सिर्फ उसकी आवाज दबाने के लिए ही नहीं, मौताना वसूलने के लिए भी हुई है। पत्रकार के बयान के बाद राकेश की छवि एक सामाजिक शुभचिंतक के रूप में सामने आई, जो सिर्फ रूढ़िवादिता के खिलाफ ही नहीं बल्कि ग्राम परिषद के सत्ताधारियों के खिलाफ भी आवाज उठाना चाहता था, जिनकी वजह से हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी पिछड़ा हुआ है। पुलिस ने काफी अहम जानकारियां जुटाई। पुलिस ये भी जान चुकी थी कि राकेश की गर्भवती पत्नी अब राकेश के उस जीजा के परिवार के साथ रहने लगी थी जिसे सिर्फ गांव वालों ने ही नहीं बल्कि खुद उसने भी अपने पति का हत्यारा बताया था। बाकुरी ज्यादा रोया नहीं करते, बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। आप तो पूछ ले, ये पानी पी ले, सब ठीक हो जाएगा। ए नकुल, बाहर आ। हाँ, आया। नकुल जी पे बड़ी जल्दी भरोसा कर लिया था ना? नहीं,
तुम्हारा मतलब कल तक तो तुम उनको भाई साहब का खूनी मान रही थी और आज यहाँ? उस विधवा को यहाँ रख के पुलिस की नजरों में उठने की मत सोच। गांव में सरपंच की चलती है, नजदीक का पुलिस थाना भी 70 किलोमीटर की दूरी पर है। सरपंच के गुंडे हमें काट के गायब भी करा देना तो भी पुलिस तक खबर ना पहुंचेगी। बाकुरी बहादुर की बहन है और बहादुर है सरपंच का चमचा। बहन को सहारा देकर के भाई को मैं अपने मुताबिक चलाऊंगा, क्योंकि पुलिस बहन के साथ है। अब होगा यूं कि पुलिस भी अपने साथ होगी और पंचो और हरिराम की चाल भी पता चलती रहेगी। बहन है तो क्या हुआ, गांव के नियम से तो बढ़ के ना है ना। खत्म, मारा और बाकुड़ी का रिश्ता खत्म। 100 गिरगिट मरे होंगे तब ये लंपट पैदा हुआ होगा। अभी जीजा जीजी का पाठ पढ़ा रहा था और राखी का बंधन भूल गया। राखी तो बढ़ गई सूली। ये बताओ कि आंगन में गाड़ना है कि चौराहे पे? ना, अभी यो सब ना करना। अभी तो बस यो जुगाड़ करना है कि पुलिस को ये यकीन हो जाए कि राकेश की हत्या नकुल ने ही की है। नकुल जेल जाएगा, हम मोताना उसके बाद से वसूल लेंगे। सर, टिपनिया गांव में जितना मौताना वसूला जाता है उसका 20 से 40% पंच लेते हैं। उसका कुछ हिस्सा वो अपने पाले हुए गुंडों में बांट देते हैं। लेकिन चौंकाने वाली इंफॉर्मेशन ये मिली है कि बाकुरी का भाई बहादुर सरपंच का राइट हैंड है और हरिराम की भी उससे साठगांठ है। जिन लोगों से मौताना मांगा जाता है उन्हें सिर्फ धमकियां नहीं दी जाती, बल्कि पैसा ना होने पर हरिराम से कर्जा भी दिलवाया जाता है। और जो लोग कर्जा नहीं चुका पाते हैं, हरिराम उनका जीना हराम कर देता है। कई लोग आज भी कर्ज चुका रहे हैं। कई लोगों की जमीन आज भी हरिराम के पास गिरवी पड़ी है। और हाँ सर, हरिराम की बीवी सुषमा भी एक ऐसे ही कर्जदार की बेटी है। 3 साल पहले बाप कर्जा नहीं चुका पाया तो हरिराम ने बेटी का हाथ मांग लिया। हरिराम का बेटा राकेश शुरू से इसके विरोध में था, तभी से बाप बेटे के बीच अनबन शुरू हो गई थी। सिंह, तो हो सकता है कि हरिराम ने ही अपने बेटे राकेश को मार डाला हो, लेकिन फिर भी इससे पहले हमें बाकुरी के भाई बहादुर की कहानी समझनी होगी। सर, एक बात बहादुर की बहन बाकुरी की भी खटक रही है। वो राकेश की बीवी थी, उसे हरिराम और अपने भाई के बारे में कुछ ना कुछ तो पता होगा। लेकिन बाकुरी तो अपने पति का हत्यारा नकुल को मानती है, और अगर वो ऐसा सोचती है तो फिर उसके घर में क्यों रह रही है? तुम इस बाकुरी से बात करो, मैं इस बहादुर से बात करता हूँ। साहब आप लोग गलत समझ रहे हो साहब। भला मैं क्यों चाहूंगा कि हमारी बहन विधवा हो? अपने जीजा का मौताना तो चाहता ही था ना तू, और पंच के इशारे पे लोगों को मौताना देने के लिए धमकी देता है। तेरा जीजा सबकी पोल खोलना चाहता था, पता था ना तुझे? नहीं साहब, लेकिन हमारे जीजा हमेशा पंचों का साथ छोड़ने के लिए बोलते थे। मैं क्या करता साहब, जब से होश संभाला है साहब तो पंचों के ही टुकड़ों पे पला। पेट के चक्कर में सब भटक गया था। लेकिन अब नहीं साहब, अब मैं अपने बहन बाकुड़ी के साथ हूं, भले ये गांव उसके खिलाफ हो। अगर तू अब अपनी बहन के साथ है तो फिर अपने साथ क्यों नहीं रखा अपनी बहन को? अगर मैं अपनी बहन बाकुड़ी को अपने साथ रखूंगा साहब तो ये पंच हम दोनों को गांव से बाहर निकाल देंगे। तेरी बहन राकेश का हत्यारा नकुल को मानती थी, तो फिर अब नकुल के घर में क्यों रह रही है? चक्कर क्या है ये? साहब, मैं मानती हूँ कि मैंने पहले नकुल जी पर शक जताया था, लेकिन वह हमारी गलतफहमी थी साहब। और ये गलतफहमी दूर कैसे हुई? बाकुरी, तुम हमारी बहन है और अपने भाई पे भरोसा रख, परेशान मत हो। तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है, तू इसके साथ चली जा। माने पता है आप मैंने राकेश का हत्यारा मान रहे हो, पर हमारा यकीन करो, थारा ससुर मैंने फंसा रही हो। हाँ बाकुरी, अगर नकुल ने जीजा जी की हत्या की होती तो पता भी न चलता कि लाश कहाँ गड़ी है, पर उस ससुरे को सब पता है और उसके चेले को भी। हाँ साहब, ये गड्ढा हरिराम के चेले ने ही खोदा था, पर पहले मुझे पता नहीं था साहब। पहले नहीं पता था तो अब कैसे पता चला? वो साहब, जिस वक्त लाश नकुल के खेत में मिली तो थोड़ी देर पहले ही मैंने हरिराम के चेले को खेत में हाथ मुंह धोते हुए देखा था। बाद में वही चेला हरिराम को नकुल के खेत में ले गया। साहब, राकेश जी परायों की ही ना बल्कि अपने बाबूजी की भी घनी फिक्र करते थे। वो उन्हें हमेशा समझाया करते थे कि कम से कम गरीबों की बद्दुआ तो ना ले। बापू, धनिया की जमीन की जब्त की, तुरंत उसकी जमीन वापस कर दो। 6 महीने से ब्याज नहीं दिया उसने, तो जमीन पर कब्जा ना करूंगा तो बोल क्या करूं? आरती उतारूं? आरती ना, उसकी इज्जत उतारना चाहते थे। जमीन तो बाद में जब्त की, पहले तो उसकी बेटी मांग रहे थे। आप लालची नहीं, हफ्सी भी हो। एक मजबूर की बेटी की जिंदगी बर्बाद करके अब दूसरे की बेटी पे लाल टपका रहे हो। हमारे घर में रहना है ना तो आवाज नीची रखा कर,
नहीं तो किसी दिन तेरी आवाज। राकेश पंचों और हरिराम की नहीं, तुम्हारे भाई की भी पोल खोलना चाह रहा था। कभी राकेश ने इस बारे में कुछ नहीं बताया? ऐसा तो कुछ ना बताया साहब, लेकिन ये हमारे भाई बहादुर को कुछ ज्यादा पसंद ना करते थे। इन्होंने कई बार मुझे बहादुर को घर आने से मना करने को भी कहा, लेकिन साहब हमारा भाई जैसा भी हो वो हमारा सुहाग ना उजाड़ सके है। कहाँ मर गया ये छगन, फोन ही ना उठा रहा। जाके ढूंढो, आके फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो, जाओ। जी हुकुम। मैं मानता हूं कि गड्ढा मैंने ही खोदा था साहब, लेकिन मैंने छोटे मालिक को नहीं मारा था साहब, ना ही मैंने उनको गाड़ा था साहब। तो क्या फिर हरिराम ने मार के गाड़ा? बड़े मालिक को तो तब तक मालूम ही नहीं था साहब कि छोटे मालिक मर चुके हैं, और उन्होंने तो खुद नहीं मुझे छोटे मालिक को ढूंढने के लिए लगाया हुआ था साहब। तेरा छोटा मालिक चूहा था जो गड्ढा खोद के ढूंढ रहा था उसे? ऐसी बात नहीं है साहब, मैं तो बड़े मालिक के खेतों में काम कर रहा था साहब। उतनी देर में मुझे नकुल जी के खेतों से कुत्ते के रोने की आवाजें आने लगी, तो मैं तो उन कुत्तों को भगाने के लिए गया था साहब, लेकिन वहां जाकर देखा मैंने बड़े मालिक को नकुल जी के ऊपर पहले से ही शक था साहब, इसीलिए मैंने उस उथली हुई जमीन को खोदा था साहब। उनके इशारे की वजह से मुझे छोटे मालिक की लाश मिली थी साहब। वो इशारा कुत्तों का था या हरिराम का? नहीं साहब, बड़े मालिक अपने बेटे को नहीं मार सकते साहब। छगन मोटी चमड़ी का है, जितना भी पिट्टो सच बोलेगा, मेरे खिलाफ तो कभी ना बोले। तुम्हें क्या लगता है छगन का झूठ सुनकर हम यहां आए? आप अपने मन में कुछ भी मनगढ़ंत सोच लो, आपकी मर्जी, पर छगन कभी भी मेरे खिलाफ ना बोले। क्या लगता है तुम्हारी बात पर हम यकीन करेंगे? गलती छगन की थी, गड्ढा खोदने से पहले गांव वालों को इकट्ठा करना चाहिए था। तो तुम सोचते हो छगन नहीं टूटा तो तुम बच जाओगे? आपने मेरे एक आदमी को पकड़ करके मेरा एक झूठ पकड़ लिया, पर सच ये है कि नकुल ने मेरे बेटे को मारा है। आप मेरे को और मेरे आदमी को कितना भी तोड़ लो, सच नहीं बदलने वाला। अरे जीजी, अरे लेटी रहो। पेट से हो ना? हमारी वजह से आपको कितनी दिक्कत हो रही है? नहीं, हमारी तो किस्मत में ही सेवा करना लिखा है। वैसे तुम्हारे पेट को देखकर लगता है कि डिलीवरी 9वें महीने की बजाय 7वें महीने में ही हो जाएगी। हाँ शायद। सर, राकेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के हिसाब से हत्या जहर देकर की गई। उसके दांतों से खाने के ट्रेसेस मिले हैं, शायद उसके खाने में जहर दिया गया था। और हाँ सर, हत्या का दिन और समय उस दिन से मैच करता है जिस दिन राकेश का फोन बंद हुआ था। मतलब कि वो दिन जब हरिराम के घर में भोज और पूजा का कार्यक्रम चल रहा था। लगभग सारा गांव वहीं पर था, लेकिन राकेश और नकुल दोनों खेत पे गए। दोनों का खाना भी हरिराम के घर से आया, लेकिन अगर खाने में जहर हरिराम के घर से मिलकर आया होता तो सिर्फ राकेश ना मरता। मतलब साफ है, नकुल हमसे झूठ बोल रहा है। राकेश की हत्या भी वहीं हुई थी जहां उसकी लाश गड़ी हुई मिली है। ये नकुल को उठा के लाओ। साहब, मैंने राकेश को नहीं मारा, हमारा विश्वास करो। बहादुर को पैसे क्यों दे रहा था? तू बोलेगा या तोड़े तेरे को? साहब बताता हूँ। साहब, बहादुर जानता था कि वो गड्ढा किसने खोदा था, और उसने बोला कि अगर मैं उसे पैसा दूंगा तो वो आपको उसका सही नाम बता देगा। लालच में ही, लेकिन उसने आपको सही बताया। अरे हरिराम ही मारे तो फंसा रहा है। चल माना कि हरिराम के आदमी ने गड्ढा खोदा था, लेकिन राकेश की लाश तो तेरी जमीन पे मिली थी ना। उसकी हत्या भी तभी हुई जब तुम दोनों साथ में मिलकर दोपहर को खाना खा रहे थे। उसके खाने में जहर था, मतलब साफ है कि जहर तू नहीं मिलाया होगा। ये सब खाने में जहर नहीं मिलाया मैंने, तब खाने में तो पहले से ही जहर था। तो फिर तू कैसे बच गया? तब लेकिन खाना मैंने खाया ही नहीं था, लेकिन कोशिश मरने मारने की भी हुई थी, और इन सब में हमारी बीवी वंदना का हाथ है, क्योंकि खाना का डब्बा वही लेके आई थी। राकेश, हाँ खाना आ गया। वंदना, खाना परोस के बिना जावेगी? बहुत चल रहा है घर पर, वहाँ ज्यादा जरूरत है हमारी।
तो सच में काम होगा, बुरा मत मान। यार राकेश, देख साले होने के नाते नहीं, एक दोस्त के नाते तुझसे पूछता हूँ, ये वंदना इसलिए तो उखड़ी उखड़ी नहीं रहती कि शादी से पहले इसका कोई चक्कर था? अरे ना ना, ऐसा कुछ ना है। उस दिन इतना परेशान था कि मैं बिना कुछ खाए चला गया, और जब थोड़ी देर बाद वापस लौटा तो देखा राकेश मरा पड़ा था, तो मुझसे झाग आ रही थी। राकेश, हे राकेश, राकेश, राकेश। वंदना तो मारे से छुटकारा चाहती ही थी, लेकिन वो अपने भाई से भी चिढ़ती थी, क्योंकि उसने अपने बहन की शादी मुझ जैसे लंगड़े से करा दी। अरे वो तो हम दोनों को मार देना चाहती थी, लेकिन मैं बच गया। साहब, मैं आपको सब कुछ सच बताना चाहता था, लेकिन मैं डर रहा था कि कहीं गांव वालों की तरह आप भी मुझे राकेश का हत्यारा ना मान लो। ये इसकी बीवी वंदना को बुलाओ, देखते हैं क्या बोलती है, और नकुल के साले बहादुर को भी। सर, नकुल की बीवी वंदना का मर्डर हो गया। गांव वालों को वंदना की लाश हरिराम के खेत में मिली। व्हाट? सर, वंदना का फोन हरिराम के खेत से मिला। वंदना के फोन से आखिरी बार कॉल हरिराम के घर लैंडलाइन पर किया गया। सिंह, नकुल ने बोला था कि राकेश की लाश के उसके खेत में गड़े होने का राज वंदना ने हरिराम को बताया था। कहीं ऐसा तो नहीं नकुल की गिरफ्तारी के बाद हरिराम को यह लगा हो कि वो नकुल से अपने बेटे की हत्या का मौताना नहीं मांग पाएगा, जिसकी वजह से उसने वंदना को मार के नकुल पे शक पक्का किया और बेटे के बाद बेटी की हत्या का मौताना मांगने लगा। सर, बहादुर गायब है, उसके घर पे भी ताला लगा है और उसका फोन भी बंद है। पता करो ये बहादुर के गायब होने का राज क्या है, तब तक मैं इस हरिराम की खबर लेता हूँ। साहब, हमारी बेटी वंदना ने हमारे को कुछ ना बताया। ये तो नकुल और उसके बाप की चाल है, अपने को सच्चा साबित करने के लिए पहले हमारी बेटी वंदना पे आरोप लगाए, और आप उनकी बातों पे यकीन करके मारे से बोल रहे कि मैंने अपनी बेटी को मार दिया। लेकिन तुम्हारी बेटी की लाश तुम्हारे ही खेत में मिली। नकुल ने मार के डाला होगा। वंदना की जब हत्या हुई तब नकुल जेल में था और तुम्हारी बेटी ने तुम्हें कॉल किया था। साहब, मेरे से किसी कोई बात ना हुई। तुम्हारी बेटी ने लैंडलाइन पे तुम्हें फोन किया था और 2 मिनट 14 सेकंड तक बात हुई थी उससे। साहब, मैं आपको कितनी बार बताने लग रहा हूँ कि मेरी कोई किसी से बात ना हुई। हाँ, हो सकता है कि हमारी बीवी सुषमा से उसकी बात हुई हो। हाँ साहब, वंदना से हमारी बात हुई थी। वो बाकुरी के बच्चे को लेकर। बच्चे को लेकर क्या? साहब, वो कह रही थी कि बाकुरी की शादी को 5 महीने हुए हैं, लेकिन उसके पेट में जो बच्चा है वो 7 महीने का है। सर, मैंने पता किया, सुषमा से बात करने से पहले वंदना बाकुरी के डॉक्टर से मिली थी। उसी ने उसको बताया कि बाकुरी 7 महीने की प्रेग्नेंट है। ये बात भी साफ है कि बाकुरी और राकेश की शादी 5 महीने पहले ही हुई। वो साहब, मैं और राकेश जी शादी से पहले एक दूसरे को जानते थे। यानी कि तुम ये कहना चाहती हो कि ये बच्चा राकेश का ही है? वंदना की तुमसे इस बारे में कोई बात हुई थी? वैसे तुम्हारे पेट को देखकर लगता है कि डिलीवरी 9वें महीने की बजाय 7वें महीने में ही हो जाएगी। साहब, वंदना को ऐसा लग रहा था, लेकिन मैं उसको सच ना बता पाई। लेकिन उसे पता लगता ही उसकी हत्या क्यों हो गई? और ये बहादुर कहाँ है? मैंने ना पता साहब। तो ये तो पता होगा कि जिस दिन राकेश की हत्या हुई उस दिन खाने का टिफिन तुमने ही वंदना को दिया था और उस खाने में जहर था। आप ये कहना चाहो साहब कि मैंने अपने ही पति को जहर वाला खाना खिलाया? तो अब तुम ये कहना चाहोगी कि उस खाने में जहर वंदना ने मिलाया था? मैंने कुछ समझ ना आ रहा साहब। ठीक है, तुम जा सकती हो। नकुल ने बोला था कि खाने में जहर वंदना ने मिलाया था, लेकिन वंदना को टिफिन बांकुरी ने दिया था। नकुल का यह भी कहना था कि वंदना राकेश और नकुल दोनों को ही मारना चाहती थी, लेकिन मरा सिर्फ राकेश। सिंह, कहीं ऐसा तो नहीं कि राकेश की हत्या में नकुल और बांकुरी दोनों का हाथ हो और वो बच्चा राकेश का ना होकर नकुल का हो? अरे झूठ है साहब। अरे मन में तो ये भी ना पता कि वो शादी के पहले से ही पेट से थी। साहब, ये सुन के मानने लग रही हो कि राकेश को मारने के लिए जहर वंदना ने नहीं बाकुरी ने मिलाया होगा। हो सकता है राकेश को बाकुरी पे शक हो गया हो। अगर राकेश को बाकुरी पे शक हो गया था तो उसने तेरे से इस बात का कभी जिक्र नहीं किया। राकेश तो तेरा दोस्त था। साहब, वो कभी अपने मन की बात ना करता था साहब, लेकिन राकेश की हत्या के कुछ दिन पहले मैंने बहादुर को राकेश के साथ खेत में लड़ते हुए देखा था। साहब, मैंने ज्यादा कुछ तो ना सुना, लेकिन बाकुरी का राज जानने के बाद मैंने लगे है कि राकेश बहादुर पे ये बात का गुस्सा उतार रहा होगा कि दोनों भाई बहन ने मिलकर के राकेश को अंधेरे में रखा। सर, वंदना के हरिराम को कॉल करने के ठीक आधे घंटे बाद ही हरिराम की लैंडलाइन से बहादुर को भी कॉल किया गया था। जब मैंने हरिराम की बीवी सुषमा से इस बारे में बात की तो उसने बोला, साहब, बहादुर से ना मैं बाकुरी से बात करना चाहे थी, पर बाकुरी के पास तो फोन ना है
इसलिए मैंने बहादुर को कॉल करके बोला कि वो हमारी बात बाकुरी से करा दे। सुषमा बाकुरी से उसकी प्रेगनेंसी की बात कंफर्म करना चाहती थी। शायद इस बात की भनक बहादुर को हो गई हो, जिसके ठीक आधे घंटे बाद वंदना का मर्डर हो गया। मर्डर के 2 घंटे बाद ही बहादुर का फोन बंद हो गया। सिंह, ये समीकरण इशारा कर रहे हैं कि राकेश ही नहीं, वंदना की हत्या में भी बहादुर और बांकुरी का ही हाथ हो। सर, बहादुर को वंदना की हत्या वाले दिन गांव के बाहर एक लड़की के साथ देखा गया था। कौन है वो लड़की? सर, मैंने बहादुर का कॉल रिकॉर्ड चेक किया। उसकी अक्सर बातें देहना गांव की एक लड़की दिव्या चौधरी से हुआ करती थी। देहना गांव, दिव्या चौधरी? जी कहिए। दिव्या यहीं रहती है? जी मेरी बेटी है, बोलिए। हमें उससे बहादुर के बारे में कुछ बात करनी है। बहादुर ने मुझसे शादी का वादा किया था साहब, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि मैं आखिरी बार कब मिली थी बहादुर से? कल साहब। अरे दिव्या, तू यहाँ? फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा? मैं थोड़ा बिजी था। बहाने बनाना छोड़ो और मुझे बताओ, मुझसे शादी कब करोगे? तुमको पता है ना मैं पेट से हूँ। तू परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। हाँ, कल तक का वक्त है तुम्हारे पास, और नहीं तो इस बार मैं पुलिस के पास जाऊंगी। पहले बोलता था कि बहन की शादी हो जाएगी फिर मुझसे शादी करेगा, लेकिन साहब उसकी बहन के साथ एक परेशानी हो गई थी। परेशानी? कैसी परेशानी? साहब उसकी बहन का रेप हो गया था। What? रेप? हाँ साहब, बोलता था जब तक उसकी बहन इस परेशानी से न उबर जाए वो मुझसे शादी नहीं करेगा। किसने किया था उसकी बहन के साथ रेप? ये मुझे नहीं पता साहब। तो तुम्हारे साथ रेप हुआ था? किसने किया था? क्या राकेश ने तुम्हारा रेप किया था और तुमने उसी से शादी कर ली? उनसे गलती जरूर हुई थी, लेकिन उनके साथ रहकर मैंने ये जाना कि वो एक अच्छे इंसान हैं। तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? उनकी एक खोट के कारण मैं उनकी अच्छाइयों पर दाग न लगाना चाहती थी साहब। ये बांकुरी वाकई राकेश पे कोई दाग नहीं लगाना चाहती थी, या राकेश ने जो दाग इसे दिए ये दोनों भाई बहन मिलकर उसका बदला ले रहे थे? सर, अभी अभी टिपनिया गांव से फोन आया था, गांव के बाहर ही बहादुर की लाश मिली है। सर, हरिराम की लैंडलाइन से पिछले 2 साल से बहादुर को कॉल हो रहे हैं, जबकि राकेश और बाकुरी की शादी 5 महीने पहले हुई। हरिराम का कहना है कि वो अपने मोबाइल से ही बहादुर को कॉल किया करता था, वो भी कभी कभी। वंदना की मौत से पहले सुषमा ने ही बहादुर को कॉल किया। बाकुरी ने पहले कहा था कि राकेश को बहादुर का उनके घर आना जाना अच्छा नहीं लगता था, और नकुल ने भी राकेश और बहादुर को खेत पे झगड़ते हुए देखा था। सिंह, कहीं ऐसा तो नहीं इन सब हादसों के पीछे सुषमा और बहादुर इन दोनों का ही हाथ हो? चुप रहोगी तो मुंह खुलवाना हमें भी आता है। हमने सब पता कर लिया है। तुम्हारे और बहादुर के बीच अफेयर तुम्हारी और हरिराम की शादी के पहले से ही था। बहादुर, मुझे बाबे के साथ ना रहना, ये अपने साथ ले चल। अभी तुझे भगा ले गया तो मैं खिलाऊंगा क्या? अभी मेरे हालात अच्छे नहीं है। हमारे ब्याह के बाद भी मैं और बहादुर एक दूसरे से छुप छुप के मिला करते थे, लेकिन बहादुर ने मैंने अपने साथ भगाने की बजाय अपनी बहन बाकुरी का ब्याह हरिराम के बेटे राकेश से करने की बात बोली। ऐसे चोरी चुपके से मिलते रहे तो हम लोग पकड़े जाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, मैं हरिराम के बेटे राकेश को दोस्त से अपना जीजा बना लेता हूँ, उसके बाद फिर उसके घर जाना पड़ जाएगा। बहादुर ने राकेश को खूब शराब पिलाई और उसे नशे की हालत में अपनी बहन बाकुरी के कमरे में भेज दिया, और उसने बहादुर को घर न आने की धमकी भी दी। हमें डर लग गया कहीं वो हरिराम को हमारा राज न बता दे, बस इसलिए हमने उसे मारने की योजना बनाई। राकेश तो मर गए, लेकिन वंदना को बाकुरी और राकेश का राज पता चल गया। शादी को हुए तो 5 महीने ही हुए हैं,
और पेट 7 महीने का है। मने तो लागे भाईसा के खून में भाकुड़ी का ही हाथ है। मैंने ये बात बहादुर को बता दी। फिर मुझे पता चला कि बहादुर का मेरे अलावा किसी और से भी चक्कर चल रहा है। तुझे पता है ना मैं पेट से हूँ। हाँ, मैं समझता हूँ, तू थोड़ी मोहलत दे दे, सब अच्छा होगा। रिश्ते अगर बुरी नीयत से बनाए जाएं तो वो थोड़े दिनों तक निभ भले ही जाएंगे, लेकिन उनका अंत इतना ही भयानक होता है। सुषमा ने बहादुर की हत्या उससे मिले धोखे की वजह से की, लेकिन बहादुर के साथ मिलकर उसने राकेश का ही नहीं बल्कि बाखुरी का भी भरोसा तोड़ा। जिस रिश्ते को बचाए रखने के लिए सुषमा और बहादुर अपराध पर अपराध करते रहे, ना वो रिश्ता रहा और हरिराम के शोषण का शिकार होने की हमदर्दी भी सुषमा से छिन गई। हरिराम के साथ सुषमा की जिंदगी भले ही बर्बाद थी, लेकिन इतना सब करके भी उसे उम्र भर की कैद ही नसीब हुई। उनके अपराध ने न सिर्फ सुषमा के बच्चे का भविष्य अंधकार में डाला, बल्कि बाखुरी के होने वाले बच्चे के गुनहगार भी वही कहलाए। बाखुरी का मासूम बच्चा इस दुनिया में तो आया, लेकिन अपने पिता के प्यार से वो हमेशा वंचित रहेगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।